नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। 2 दिन पहले श्रीलंका में चीन के राजदूत ची झेन होंग ने तमिल बहुल इलाके में स्थित हिंदू मंदिर का दौरा किया। चीनी दूतावास ने इस दौरे की तस्वीर ट्वीट की है। ये इलाका भारत के लिए काफी अहम है। दरअसल इसी क्षेत्र में तमिलों का हिंसक आंदोलन चला था। भारतीय तमिलों का इस इलाके से भावनात्मक लगाव माना जाता है और यही वजह है कि चीनी राजदूत के मंदिर दौरे पर भारत और इसके एक्सपर्ट्स की नजर बनी हुई है। तस्वीरों में झेनहोंग जाफना के ऐतिहासिक नल्लूर कंडास्वामी कोविल मंदिर के बाहर प्रसाद की टोकरी लिए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मंदिर जाने के लिए पारंपरिक परिधान सफेद धोती, जिसे बेष्टी कहा जाता है, पहनी और यहां पुजारियों ने पारंपरिक तमिल हिंदू तरीके से उनका स्वागत किया। चीनी दूतावास ने सोशल मीडिया पर कहा कि झेनहोंग ने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का सम्मान करते हुए मंदिर का दौरा किया है। उन्होंने मंदिर के लिए दान भी दिया। जाफना पब्लिक लाइब्रेरी को किताबें दान की। नॉर्दर्न प्रोविंसेस के गवर्नर जीवन त्यागराज से मुलाकात कर आपसी सहयोग बढ़ाने और तमिल समुदाय की कमाई बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की। साथ ही चीनी अधिकारियों ने जाफना और मन्नार के मछुआरों को फिशिंग का सामान, फेस मास्क गिफ्ट में दिए हैं। तो चीनी राजदूत का यह दौरा भारत के लिए इसीलिए चिंताजनक है कि तमिल बहुल उत्तरी श्रीलंका भारत के लिए कई मायनों में अहम है। श्रीलंका से अलग देश की मांग को लेकर लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे ने यहां पर हिंसक आंदोलन चलाया था। इसी ग्रुप के लोग पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में भी शामिल थे। तो चीन श्रीलंका सिंगली बहुल इलाके में मजबूत पैठ रखता है, लेकिन तमिल बहुल इलाके में उसके इरादे अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं। हाल ही में भारत ने इस इलाके में चीनी कंपनी के हाइब्रिड पावर प्लांट लगने की योजना को रुकवा दिया था। तो अब चीन इस इलाके में घुसपैठ कर भारत के हितों को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा ये इलाका अपनी पहचान को लेकर के भी काफी सेंसिटिव दिख रहा है। अगर चीन इस इलाके में अपनी जगह बना लेता है तो वो भारत के समुद्री सीमा के काफी नजदीक पहुंच जाएगा। दक्षिण एशिया के पैठ बनाने के लिए चीन लंबे वक्त से हथकंडे अपनाता रहा है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती तो जग जाहिर है। अब उसकी नज़र भारत के दूसरे पड़ोसियों श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार पर भी बनी हुई है। तो अब ये चीन की जो नई चाल है वो कितनी कामयाब होगी और क्या कुछ इसके मायने हैं, ये भी आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। अभिषेक खरे, विदेश मामलों के जानकार, राजेश भारती, रक्षा विशेषज्ञ। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मेरा सवाल अभिषेक जी आप ही से है, क्योंकि जिस तरह से चीन कल भी हम एक विषय को लेकर चर्चा कर रहे थे जहां चीन ने रूस से मुलाकात की है। आज चीन की यह तस्वीर सामने आई जहां उनके राजदूत श्रीलंका पहुंचते हैं और जहां हिंदू तमिलों का जो मंदिर है उस मंदिर में पूरा पारंपरिक वेशभूषा के साथ बाकायदा धोती तिलक लगाकर प्रसाद लेकर के मंदिर में पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं। किस तरह से माना जाए कि चीन अपनी जो एक रणनीति तैयार कर रहा है कि भारत को चारों तरफ से एक ऐसा अपनी स्थान बना ले, ऐसा जगह बना ले जहां से भारत पर प्रेशर बनाया जा सके। देखिए क्या है, सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि चीन की जो प्लान है, जो वो योजना बना रहा है, वो सीधा सीधा उसकी जो स्ट्रेटेजिक योजना है जिसे हम पर्ल ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं, उस योजना का हिस्सा है। वो कोशिश कर रहा है, मेरी आवाज आ रही है? जी 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 सर जी। वो कोशिश कर रहा है कि देखिए भारत के आसपास एक पूरा घेरा बना दे, जैसे मोतियों की माला होती है ना, पर्ल ऑफ स्ट्रिंग। वो कोशिश कर रहा है कि एक पूरी कंप्लीट पर्ल ऑफ स्ट्रिंग की तरह की एक मोतियों की माला भारत के चारों तरफ बना दे। कैसे बना दे? वो म्यांमार के साथ सहयोग करके उसका एक सिटवे पोर्ट है जिसपे वो डेवलप कर रहा है। इसके बाद श्रीलंका के साथ सहयोग करके श्रीलंका का एक उसने पोर्ट हथिया लिया, हम्बनटोटा। वहां पे भी वो अपना पोर्ट बना रहे हैं, वहां पे भी वो अपने जो नेवी के शिप वगैरह हैं वो डॉक करने लगे हैं। इसके बाद उन्होंने माले में वहां पर भी अपने एक पोर्ट को अक्वायर किया है। इसके बाद वो पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट पे भी काम कर रहे हैं। तो इस तरह से उनकी पूरी कोशिश है कि एक पूरी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल यानी मोतियों की माला भारत के आसपास बना दें और स्ट्रेटेजिक रूप से भारत को घेर दिया जाए। तो ये उनका प्रयास बहुत लंबे समय से चल रहा है। ये अभी नहीं कि उन्होंने तुरंत शुरू किया है, ये प्रयास उनके लगभग 20 साल से कंटिन्यूस चल रहे हैं। हालांकि अब इसमें बढ़ती जा रही है चीज। अब क्या है कि जो ये मंदिर की बात हो रही है, अभी जो झेंगहोंग मंदिर पहुंचे हैं,
ये बेसिकली जो उत्तरी श्रीलंका का एरिया, देखिए मैं श्रीलंका में काफी रहा हूँ, काफी एरिया मेरा देखा हुआ है, काफी वहाँ के स्ट्रेटजी पॉलिटी वगैरह पे मेरी चर्चा होती रहती है, वहाँ मेरे अपने परिचित भी हैं। तो अभी इस समय क्या हो रहा है कि अब उनका ध्यान इस चीज पर भी गया है कि अगर वो भारत से लगे हुए इलाके, यानी जो जाफना है, ट्रिंकोमाली है, अनुराधापुर है, जो उत्तरी श्रीलंका के हिस्से हैं, आप ये समझ लीजिए कि केवल 70 किलोमीटर के आसपास सिर्फ बॉर्डर रह जाती है भारत की उस पर्टिकुलर एरिया के पास से। तो अगर उस एरिया में भी धीरे धीरे श्रीलंका अपनी पैठ बनाने लगेगा तो आप मान के चलिए भारत को स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत परेशानी आने वाली है उसे काउंटर करने में। देखिए बीच में क्या है कि अभी ऑलरेडी भारत को जो हम्बनटोटा पोर्ट है उसे काउंटर करने में परेशानी आ रही है, क्योंकि श्रीलंका के पास ना तो इतने इक्विपमेंट है, ना इनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ना उनके पास अत्याधुनिक नेवी है। तो उन्हें बहुत सी परेशानी होती है कि अगर वहां पे कोई ऐसी सबमरीन आ जाए उस हम्बनटोटा पोर्ट पे जो न्यूक्लियर पावर्ड हो, तो ये पता ही नहीं चलेगा श्रीलंका को, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं है। तो ये काम भी अब भारत को करना पड़ रहा है। भारत बीच बीच उनको बता रहा है कि भाई अब ये वाला शिप आ रहा है, ये फ्रिगेट आ रही है, या तो अब वो परेशानी धीरे धीरे श्रीलंका में ये बढ़ती जाएगी। चाइना ये परेशानी क्रिएट करता जाएगा, क्योंकि उसे अल्टीमेटली भारत पर प्रेशर ही डालना है, और भारत को कहीं ना कहीं हिंद महासागर में वो घेरने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जो श्रीलंका है वो बहुत जो इंटरनेशनल ट्रेड रूट है, जो पूरा इंटरनेशनल ऑयल की जो ट्रेड होता है फ्रॉम गल्फ टू पूरे वर्ल्ड में, तो 30-40% जो ट्रेड रूट है जो क्रूड ऑयल का, वो पूरा उस ट्रेड रूट में श्रीलंका भी आता है। तो अगर वहां पर श्रीलंका पे और उस ट्रेड रूट पर चाइना का अच्छी तरह से कब्जा हो जाएगा, तो फिर आप मान के चलिए कि ये परेशानी भारत के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत मुश्किल होगी। और यही कोशिश वो कर रहा है कि वहां ऊपर से प्रेशर है, यहाँ नीचे से प्रेशर डालेगा, तो भारत को वो इसी एरिया में घेर के रखना चाहता है। अच्छा, क्यों घेर के रखना चाहता है? तो ये इसके पीछे उसकी 2-3 स्ट्रेटजी है, प्लानिंग है। पहली प्लानिंग है जो अगले 2-3 साल में सामने आने वाली है, वो तो एक ये है कि उन्हें ताइवान पे अटैक करना है, और उनका सोच है कि जब वो ताइवान पे अटैक करेंगे तो उस दौरान भारत अमेरिका या दूसरे देशों के सहयोग से उनकी किसी फ्रंट पर वॉर शुरू ना कर दे, तो भारत को ऑलरेडी पहले घेर के रखें, कई जगहों से उनको उलझा के रखें। दूसरी चीज उनकी ये है कि उनकी जो एग्रेसिव नीति है श्रीलंका जो चाइना की, तो वो एग्रेसिव नीति के कारण शुरू से प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने तिब्बत पे कब्जा किया, बहुत सारे और छोटे छोटे स्थानों पर वो कब्जा करने की, देशों पे कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो ये उनकी एक बिगर पॉलिसी का पार्ट है, और अब जो वो कोशिश कर रहे हैं वो यहाँ पर बहुत भारत को प्रॉब्लम आने वाली, क्योंकि अगर उन्होंने धीरे धीरे जो उत्तरी श्रीलंका है जो तमिल बहुल है और जो बेसिकली भारत से लगा हुआ है, और वहां के तमिल जो एसोसिएट हैं भारत के साथ, तो वहां निश्चित तौर पर भारत को परेशानी आएगी। और यही उनका प्लान है कि भारत को इतनी जगह उलझा के रखें कि अगर वो कोई बड़ी हरकत जब करें, ताइवान पे अटैक या दूसरी तरह की एक्टिविटीज, तो भारत उस समय खुल के काम ना कर सके। ये उनका प्लान है, जो मेरा सूचना। बिल्कुल, भारत अपनी इन उलझनों में ही उलझा रहे और वो अपनी एक बड़े वारदात को अंजाम भी दे सकें। राजेश सर, जिस तरह से अभिषेक सर ने तमाम बातें बताई और एक खतरे को भी बताया है, किस तरह से इन खतरों से अब हमें निपटना होगा? क्या कुछ रणनीति हमें भी अब तैयार करनी होगी? क्योंकि जिस तरह से घेराबंदी की जा रही है, तो स्वाभाविक है कि जो और आस पड़ोस के देश हैं, नेपाल भी, जिससे हमारे संबंध अब पहले जैसे इतने बेहतर नहीं रहे, काफ़ी कुछ बीच में समस्याएं आती रही हैं, तो क्या अब इन और जगहों पर वो अपना इसी तरह की रणनीति बनाए, वहां पर पहुंचे, या हो सकता है कुछ आने वाले दिनों में हमें ये भी देखने को मिले, जैसे आज हम श्रीलंका का देख रहे हैं, कल दूसरी जगह का देखें कि वहां पर चीन पहुंचता है, कुछ इसी तरह के काम करता है और वहां अपनी व्यवस्था जमाने की कोशिश में रहता है? किस तरह से हमें निपटना होगा? देखिए, ये अभिषेक जी के इस बात पे मैं सहमत नहीं हूं कि ये श्रीलंका में जो जाफना रीजन में, मन्ना रीजन में चाइना जो अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो अगले 2-3 वर्षों में ताइवान पे होने वाले अटैक के समय वो भारत कोई फ्रंट नहीं खोल दे। ये जो है वैदेशिक नजरिए से मुझे ये बात ठीक नहीं लगा, क्योंकि भारत अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस हैसियत में नहीं है
कि ताइवान के साथ यदि चाइना किसी तनाव में जाता है तो भारत जो है उसको काउंटर कर सकता है किसी फ्रंट पे। ये एक दूसरी योजना का हिस्सा मुझे लगता है। वो योजना यह है कि एलटीटी के सफाए का जो कारण है वो हम जानते हैं कि राजीव गांधी की हत्या में जिस तरह एलटीटी शामिल रहा, एलटीटी ने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कराई, उसके बाद भारत का जो विश्वास था और सहयोग और विश्वास दोनों एक तरह से खत्म हो गया है या टूट गया है। वैसे स्थिति में और ही एलटीटी का खात्मा संभव हो सका श्रीलंका के द्वारा। तो ये जो स्थिति बनी कि एलटीटी एक संगठन के रूप में, जिसे एक दौर में श्रीलंका की सरकार ने ऑटोनोमस रीजन ऑफर किया था, वो एलटीटी इतिहास के नक्शे से लगा कि एकाएक खत्म हो गई है। ये अलग बात है कि कोई इस तरह की संस्था जिसका इतना लंबा इतिहास रहा वो पूरी तरह खत्म नहीं होती। हाँ, वो अभी जो है हमें लगता है ऐसा है कि वो संस्था कमजोर पड़ गई है, खत्म हो गई है। तो ऐसे में एलटीटी के तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का एक दूसरा उद्देश्य हो सकता है कि भारत की समुद्री सीमा के सबसे नजदीक का रीजन है ये जाफना और मन्नार का रीजन। तो भारत के समुद्री सीमा के नजदीक जिस तरह से अभी भारत ने उस रीजन में एक हाइब्रिड पावर प्लांट की चीनी योजना को रुकवाया है, ये उसकी तत्कालिक प्रतिक्रिया मुझे अधिक लगती है। जाफना रीजन में वहाँ जो तमिल हैं, जो हिंदू तमिल हैं, वो चीन के इस योजना का हिस्सा बनेंगे और चीन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। ऐसी संभावना सिर्फ इस एक यात्रा के आधार पर जो है बनाना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। हमें इसके लिए अभी इंतजार करना चाहिए। वैसे हमारा जो विदेश विभाग है वो इस योजना पे निश्चित रूप से जो है निगाह रखे हुए है। और लेकिन राजेश सर, मैं आपको माफी चाहूंगा, मैं आपको बीच में रोकना चाह रहा हूं। लेकिन जिस तरह से जो चाइनीज उन लोगों की मदद कर रहा है, जैसा कि अभी जो जानकारी मिली उस जानकारी में ये बताया गया कि उन्होंने वहाँ जो मछुआरे हैं उनको इक्विपमेंट भी दिए हैं, कुछ तमाम ऐसी चीज़ें दी हैं और उनको इसमें बढ़ावा देने के लिए तमाम प्रयास का उनसे बात भी की है, कुछ चंदा भी वहाँ पर देकर आए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि एक अपनत्व का माहौल बनाने की कोशिश करना। तो स्वाभाविक है कि अगर कोई किसी की मदद कर रहा है तो वो उनके एक दूसरे का संबंध स्वाभाविक तौर पर करीबी आना हो सकता है, और शायद यही चीन की मंशा हो कि वो उनको पहले करीबी बनाना चाहेंगे, उसके बाद अपने आप को वहां पर स्थापित करें। देखिए, जाफना रीजन में चीन अपने को स्थापित करने की योजना पे काम नहीं करेगा, क्योंकि देखिए श्रीलंका की जो डेमोग्राफी है उसमें एक अलग तनाव है। यदि आप जाफना रीजन में मजबूत संबंध बनाते हैं तो सिंगली नाराज हो जाएंगे आपसे, क्योंकि सिंगलियों का इंटरेस्ट जाफना के लोगों से डिफरेंट फील करते हैं। वो वैसे एक ही देश के दोनों हिस्से हैं, तो सिंगलियों को नाराज करके एक छोटे से रीजन में चीन अपना प्रभुत्व बनाएगा। ये एंगल सिर्फ भारत के दृष्टिकोण से ठीक है, लेकिन ओवरऑल एक देश के रूप में उसे जाफना का रीजन का सपोर्ट चाहिए होगा या पूरे श्रीलंका की सरकार का। तो निश्चित रूप से जो है चीन श्रीलंका की सरकारी मदद चाहेगी, सरकार के साथ मजबूत रिश्ता चाहेगी। इसलिए और जैसे ही जाफना रीजन में यदि वो अपना प्रभाव बनाएगा तो श्रीलंका की सरकार, हम जानते हैं, मुख्य रूप से सिंगलियों के नियंत्रण में है। तो ये समीकरण कुछ और है, सिर्फ ये जो है एक चीन की तात्कालिक प्रतिक्रिया या चीन की जो होता है ना कि ट्रायल एंड एरर मेथड, कि कई बार आप वैदेशिक मामलों में कुछ योजनाओं को लेके आते हैं और उसका रिजल्ट आप टेस्ट करते हैं और फिर भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। क्योंकि वैदेशिक नीति जो है ऐसा नहीं कि एकदम पहले से कंप्लीट प्लान कर लेते हैं और फिर आप जाते हैं, क्योंकि अंततः राष्ट्रीय उद्देश्य और राष्ट्र का हित जो है वो जब तक मैच नहीं करेगा दो देशों का, तब तक आपके बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी या आप अपेक्षित रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। लेकिन सर, जिस तरह से वो धोती पहनकर मंदिरों में आ गए, धर्मनिरपेक्ष राज्य, वो किसी धर्म को नहीं मानते वो लोग, और अगर उनको लगता है कि ये यहाँ पर हमें इस तरह की वेशभूषा में जाने में फायदा है, लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिल सकता है, तो वो दोनों समुदाय को भी साथ सकते हैं।
देखिए राजनीति जो है ना वो लॉन्ग टर्म रिलीजन है और रिलीजन जो है ना शॉर्ट टर्म पॉलिटिक्स है। ये बात जो है हमें ध्यान रखना चाहिए कि राजनीति इतनी लंबी यात्रा होती है ना कि उसमें धर्म, विचारधारा, सिद्धांत, परिस्थितियां, सभी चीजें को साधने की जरूरत पड़ती है। और सिर्फ ये उसको उसी एंगल से देखे, वो ऐसा नहीं कि वो किसी धर्म के प्रति उनका अनुराग जाग गया है या वो पारंपरिक ड्रेस पहन के वो जो है उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत छोड़ दिया। पहली बात तो यह है कि धर्मनिरपेक्षता तो अभी तक जो स्पष्ट ही नहीं है, लोग जानते ही नहीं कि एक्चुअली धर्मनिरपेक्षता क्या है। बिल्कुल। और कहीं कहीं तो धर्म के जो हम कह रहे हैं कि धर्म पर निर्भर सरकारें ही रहती हैं, कि उन्हें सिर्फ एक ही मुद्दा है कि धर्म को लेकर ही अगर आगे बढ़ेंगे तो सरकारें भी बन जाती हैं। अभिषेक सर, अगर आपने जिस तरह से एक खतरे का अंदेशा बताया, तो किस तरह से हमें यहाँ से मजबूती होना पड़ेगा? और सबसे बड़ी बात है कि चूंकि समुद्री क्षेत्र है और हमारे लिए बहुत करीब है, बहुत महत्वपूर्ण भी है, तो किस तरह की सुरक्षा की आवश्यकता हमें पड़ सकती है? देखिए, इस स्थिति को थोड़ा सा और हम पहले अगर पिछले 10 साल पहले तक जाके देखने की कोशिश करें तो जो श्रीलंका के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे, ये आज से 2012-13 में वहां के राष्ट्रपति थे और उस समय उन्होंने धीरे से चीन के पाले में जाने की कोशिशें आरंभ करी। पहले शुरुआत में भारत और श्रीलंका के बड़े अच्छे संबंध थे, लेकिन महिंद्रा राजपक्षे के टर्म में धीरे धीरे वो चाइना की तरफ जाने लगे। उन्होंने बहुत सारे पैसे लिए, बहुत सारा कर्ज लिया चाइना का, डेवलपमेंट किया, ये सब कोशिश की और उस कोशिश में हम्बनटोटा पोर्ट भी उनके हाथ से निकल गया। आज की डेट में ही उनके भाई गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति हैं और वो प्रधानमंत्री हैं। तो एक तरह से श्रीलंका आज भी काफी कुछ झुका हुआ है चीन की तरफ। अब परेशानियां क्या हुई हैं कि एक दो बार बीच में अब जैसे अभी श्रीलंका में पिछले 6-8 महीने की अगर मैं बात करूं तो उनको खाने की बहुत प्रॉब्लम है, वहां पेट्रोल की प्रॉब्लम है, उनके ऊपर विदेशी कर्ज, IMF का कर्ज और दूसरे कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में वहां की जनता ने थोड़ा सा विरोध प्रकट किया है, असंतोष जाहिर किया है। तो जनता के असंतोष को देखते हुए अभी ये गोटाबाया फैमिली ने कोशिश की है कि भारत के साथ थोड़ा रिलेशन वापस मेंटेन करने की कोशिश करें, जो कि वो आज भी श्रीलंका के पक्ष में है। विगत 10-12 वर्षों की जो राजनीति है वो उनकी चाइना के पक्ष में ही है श्रीलंका की। तो अभी थोड़ा सा चेंज जरूर उसमें आया है, लेकिन वो अस्थायी चेंज है। वो चेंज क्या आया है, जैसे कोलंबो पोर्ट बन रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये पिछले 2 वर्ष से बहुत ज्यादा विवाद का विषय रहा है। कोलंबो के पास एक न्यू पोर्ट डेवलप हो रहा है, उस न्यू पोर्ट को चाइना डेवलप कर रहा है और चाइना ने वहां पे क्या है, एक अपनी सेपरेट चाइनीज सिटी डेवलप कर ली है, जिसमें चाइनीज पासपोर्ट चलेगा और उसमें रहने वाले भी सारे चाइनीज होंगे। वहां चाइनीज रूल भी चलेंगे और चाइनीज करेंसी RMB भी चलेगी। तो इस बात का विरोध जब बहुत सारे लोकल श्रीलंका लोगों ने किया कि भाई ये सब क्या कहानी शुरू हो गई, ये तो आप एक तरह से उनके हम वो बनते जा रहे हैं, कॉलोनी बनते जा रहे हैं। तो फिर उनने उसके बैलेंस करने के लिए भारत और जापान को भी उसी कोलंबो पोर्ट का एक हिस्सा बनाने के लिए दे दी। लेकिन जो शर्तें श्रीलंका ने चाइना को मतलब जो सुविधाएं दी हैं, फैसिलिटी दी हैं, जो भारत को और जापान को दी हैं, उसमें बहुत अंतर है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो श्रीलंका की सरकार है वो आज भी पक्ष में तो चाइना के ही है। टाइम बीइंग लोगों की थोड़ी सी गुस्सा, नाराजगी और ये जो कोरोना पैंडेमिक हुआ इस दौरान श्रीलंका सरकार चूंकि इसे हैंडल करने में बहुत ज्यादा मतलब सफल नहीं हुई, तो उन्होंने इसलिए अभी अपने कदम थोड़े से पीछे दिखाए हैं, खींचे नहीं है, सिर्फ दिखाए हैं। क्योंकि ये जो गोटाबाया फैमिली है, राजपक्षे फैमिली है, ये गोटाबाया जो हैं और राजपक्षे हैं, ये पूरी तरह से हैं पक्ष में चाइना के। तो ये मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूं कि जो सरकारी तौर पे वहां पे दिया जा रहा है बेनिफिट, वो दिया जा रहा है चाइना को, और भारत के साथ जो पुराने रिलेशन है, बेनिफिट हैं, तो भारत से भी अब वो लगातार क्या कर रहे हैं कि चाइना को सामने रख के भारत से भी सुविधाएं लेने की कोशिशें कर रहे हैं। भारत को उतना बेनिफिट नहीं दे रहे हैं, जबकि भारत उनका जेन्युइन दोस्त है। अगर हम बात आज से 20 साल 30 साल पहले की करें, श्रीलंका में LTT की प्रॉब्लम 1976 से स्टार्ट हो गई थी। इसके बाद ये जानते हुए भी कि जो LTT है वो बेसिकली तमिलों का संगठन है और भारत में उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट थी, साउथ में भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी,
तो उसके बाद भी भारत ने अपनी पीस कीपिंग फोर्स 87 में श्रीलंका भेजी, और वो पीस कीपिंग फोर्स ये जानते हुए भी भेजी कि इससे हमारे जो तमिल हैं, मतलब भारत की राजनीति में तमिलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है दक्षिण की राजनीति में, उसके बाद भेजी। भारत की पीस कीपिंग फोर्स बहुत ज्यादा सफल भी नहीं हुई, बाद में फिर राजीव गांधी जी की हत्या भी उस कारण से 91 में हो गई। तो यहाँ अगर हम इतिहास को भी देखें और बाकी चीजों को भी देखें तो भारत ने बहुत मदद की है श्रीलंका की, चाहे वो लोन के रूप में बात करें या अभी बहुत सारे क्रेडिट लोन दिए गए हैं श्रीलंका को, लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। तो ये सब जो पार्ट है, ये सब के बाद भी जो राजनीतिक लोग होते हैं, जो नेता लोग होते हैं, एक्चुअल उनकी जो मंशा होती है, जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और की पोस्ट पर बैठे लोग होते हैं, उनकी मंशा से देश आगे बढ़ता है। तो अभी मैं साफ साफ आपको कर रहा हूं, मतलब ये हमें यहाँ पे इसलिए सावधान होना चाहिए। मैं भारती सर की बात से थोड़ा सा यहाँ डिफर इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम चाइनीज नीतियों को देखें तो 1900 अगर हम 52 से देख लें, हमने पंचशील के सिद्धांत से अगर हम उठा लें इस चीज को, तो हमने तो चाइना को मदद ही करने की कोशिश करी। एक हमने ब्लंडर किया कि तिब्बत को चाइना का हिस्सा मान लिया जब उसने चाइना ने कब्जा कर लिया, ये उसकी एग्रेसिव नीति थी। उसके बाद फिर उसने भारत पर अटैक किया, भारत के हिस्सों पे कब्जा करने की कोशिश करी। आज भी बहुत बड़ा हिस्सा चाइना के पास है भारत का। तो हमें उसकी एग्रेसिव पॉलिसी को शुरू से समझना है, हमें काउंटर करना है, और आज भी वो जो कर रहा है वो उसके एक बहुत बिगर प्लान है, जो बड़ा प्लान है उसका एक पार्ट है। तो हमें सावधान होने की अभी से जरूरत है। और चीन जो है वो बहुत एक दूरदर्शी किस्म का देश है। जब दुनिया के लोग प्लान सोचते हैं वो इंप्लीमेंट कर चुका होता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक आपको और छोटा सा उदाहरण देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के आसपास बहुत छोटे से आइलैंड है, तहीती आइलैंड है, सोलेमान आइलैंड है, और उस तरह के और सोलोमन आइलैंड वगैरह हैं। अब वहां पे चाइना को क्या इंटरेस्ट होगा? लोगों ने जब ये सोचना शुरू किया तब तक पता चला कि चाइनीज तो ढेर सारे उन आइलैंड देशों में कर्ज बांट के उन्हें लगभग कब्जे में कर चुका है। इसी तरह से अफ्रीका के देश में जब तक लोग सोच रहे थे वहां तो कुछ होता ही नहीं, चाइना आधे से ज्यादा अफ्रीकन देशों को ढेर सारा लोन बांट चुका है, वो लगभग उनको अपने आर्थिक कॉलोनी बना चुका है। तो इसीलिए चाइना की नीयत, वो हर काम बहुत कैलकुलेटेड करता है, और वो सिर्फ आज नहीं, वो अगले 10 साल 15 साल आगे के प्लान करके करता है। तो चाइना से सावधान रहने की, उसकी हर नीति पर समझने की, विशेषज्ञों को देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो पार्ट है, ये जो घटना है, ये है देखने में छोटी सी घटना, लेकिन चाइना, देखिए चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन है। कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में किसी भी धर्म को प्रमोट ही नहीं करते, वो तो वहां पे धर्म को मानने ही नहीं देते। तो ऐसे एक देश का रिप्रेजेंटेटिव, ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव अगर मंदिर जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ ऐसे ही नहीं जा रहा है, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ प्लान है। और जैसे आप लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया तो इसका मतलब है कि एक जागरूक मीडिया के नाते अगर आप अभी से इस चीज को समझ रहे हैं तो आने वाले निश्चित तौर पर इस पर कुछ ना कुछ परिणाम निकलेंगे और दिखाई देंगे। तो इसके प्रति बहुत सावधान रहने की अभी से आवश्यकता है। बिल्कुल, और इसी को लेकर के शायद अब भारत भी चेत चुका है, और भारत ने भी तमाम तरीके से अपनी जानकारियां जुटाना शुरू कर दी हैं, आकलन करना शुरू कर दिया है कि आखिर क्या कुछ वजह है जो इस तरह से चाइना लगभग जो हमारे आसपास के क्षेत्र हैं वहां पर दौरे कर रहा है। हालांकि भारतीय जो एजेंसियां हैं वो लगातार इस पर नजर भी बनाए हुए हैं। देखना ये होगा कि क्या कुछ इसमें उनकी जांच में निकलकर सामने आता है, क्या कुछ वो जानकारियां जुटा पाते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इतना कीमती वक्त हमें देने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देने के लिए। लेकिन चीन ने जिस तरह से एक नया चोला ओढ़ के नई चाल चली है, इसका खुलासा भारत के वो लोग ही कर पाएंगे जो इसको लेकर के लगातार रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि चीन इस तरह से धोती पहन करके मंदिर पहुंचा है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।